आइए साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही फेमस पोएम टिंटन एबे को डिटेल में समझाएंगे। इसका जो फुल टाइटल है, लाइन्स कंपोज्ड a few miles above Tinton Abbey on revisiting the blanks of the Y during a tour July 13, 1798 रहा है। इस पोएम में हमने वो सभी की पॉइंट्स, इंपोर्टेंट लाइंस और की फैक्ट्स और एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट बन सकते थे वो सभी हमने इस क्लास कंटेंट में साझा किए हैं, जो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही कार्यरत साबित होंगे। साथियों, आप क्लास में अंत तक बने रहें, यहाँ से बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह यानी प्रसिद्ध जो फेमस जो कविताओं में से एक, जिसका फुल जो टाइटल है वो लाइन्स कंपोज्ड a few miles above Tinton Abbey on revisiting a blanks of a Y during a tour July 13, 1798 रहा है। यह मेमोरी यानी स्मृति, यूथ यानी कह सकते हैं युवा, और नेचर प्रकृति, और ह्यूमन यानी मानव प्रेम का एक मेडिटेशन, एक चिंतन है। यह लिरिकल बैलेड में एक क्लाइमेटिक पोएम है और लिरिकल बैलेड की अंतिम पोएम के रूप में पब्लिश हुई है। यह फर्स्ट टाइम जो थी 1798 में लिरिकल बैलेड में, जो कि वर्ड्सवर्थ और एच.डी. कॉलेज की कविताओं के संग्रह में छिपी थी, या उसमें आई थी, या उसमें फर्स्ट टाइम दिखी थी। और साथियों, हम आपको बता दें, इसमें ऑड के साथ साथ ड्रामेटिक लिरिक यानी मिस्ट्री, रहस्यमय के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। इनके दोस्तों ने, इनके फ्रेंड्स ने इस पोएम का टाइटल संक्षिप्त करके टिंटन एबे रखा। शॉर्ट जो टाइटल क्या रखा, चाहे टिंटन एबे रखा, इनके जो फ्रेंड्स ने रखा था इसे। जो पोएम है को डेकासिलेबिक ब्लैंक्स वर्स में टाइटली स्ट्रक्चर किया गया है या संरचित किया गया है, जिसका यूज एम्बिक पेंटामीटर में यानी अनराइम्ड, बिना किसी लय के या बिना किसी तुक के लाइन्सों का वर्णन करने के लिए किया गया है। और इसमें स्टेंजास के बजाय बस पैराग्राफ से शामिल किए गए हैं। टिंटन एबे एक क्या है, एक वे है, एक तरीका है जिसमें पीपल समय के साथ चेंज होते हैं, या चेंज के साथ बदलते हैं या चेंज दिखाते हैं। इसलिए स्पीकर अक्सर अपने पास्ट का उल्लेख करता है। जो यह कविता एक ड्यूरिंग अ टूर, एक दौरे यानी एक यात्रा के दौरान लिखी गई थी। ड्यूरिंग अ टूर कविता की जो जड़ें हैं, जो रूट हैं, वो वर्ड्सवर्थ की यानी व्यक्तिगत इतिहास में हैं, यानी पर्सनल हिस्ट्री में हैं। वाई जो है एक नदी का नाम है साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा। वाई नदी टिंटन एबे में दिखाई गई है, दिखाई देती है, जिसे सबसे फेमस ब्रिटिश रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बेल्स वार्डर्स के, जो बेल्स उसका जो वार्डर्स था,
के इस हिस्से में अपनी बहन के साथ पैदल यात्रा के बाद लिखा था। यानी उनकी बहन का नाम क्या था? डोथी। और जो यहां बात की गई है, एंड ट्रैंक्विल वेल्स कंट्री साइड, कहने का मतलब कि शांत वेल्स ग्रामीण इलाकों में सेट, यानी इसे सेट किया गया एक विशिष्ट रोमांटिक कविता थी। यानी यह कौन से एरिया में? एंड ट्रैंक्विल वेल्स कंट्री साइड में इसे सेट किया गया था। यह एक विशिष्ट रोमांटिक कविता थी, टिपिकल रोमांटिक पोएम। यानी टाइटल को अक्सर केवल टिंटन एबे के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। हालांकि वह जो बिल्डिंग की बात हुई है यहां पर साथियों, वह बिल्डिंग कविता में नहीं दिखाई गई है। जो टिंटन एबे की रही होगी शायद कोई बिल्डिंग, उसको नहीं दिखाया गया है। मन की जो कमियां, सांसारिक धारणाओं को, मन की जो कमियां थी, यानी जो माइंड की जो कमियां थी, वो वर्डली यानी परसेप्शंस, सांसारिक यानी जो सांसारिक कमियां या धारणाओं को एक नए काव्य रूप में बदलने में बंधी हैं, यानी बॉन्ड हैं। यह जो रोमांटिक कल्पना से क्या है? रिलेटेड यानी नहीं है। रोमांटिक इमेजिनेशन से क्या नहीं है? रिलेटेड नहीं है। कौन? टिंटन एबे जो पोएम है वो। वर्षवत 1793 की बात हुई है। में इस प्लेस का यानी क्या यात्रा करते हैं? कौन से प्लेस की? और 5 साल, कौन से प्लेस? यानी टिंटन एबे जो प्लेस था उसकी। और 5 साल के अंतराल के बाद यानी 1798 में यानी 1798 में फिर से यहाँ आते हैं, यानी रिविजिट करते हैं। यहाँ जो दृश्य का जो वर्णन है, यानी सीन्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन्स, एंड जो दृश्य का वर्णन है, वर्णन प्रकृति के बारे में, जो नेचर के बारे में क्या है, कवि के जो क्या है व्यू है, यानी दृष्टिकोण है, और डोथी को संबोधित करने से क्या है? संबंधित है। यानी किसको कर रहा है? डोथी को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, उससे संबंधित है, उसका जो दृष्टिकोण रहा है। इसमें वर्dsworth का जो कंप्लीट जो फिलॉसफी और नेचर का उनके जो थॉट थे वो शामिल हैं। तो टिंटन एबे के आसपास प्रकृति के सुंदर यानी ब्यूटीफुल सीन्स की याद उसे राहत देती है, उसे यानी क्या देती है? रिलायव देती है। जो नेचर है वो देखिएगा साथियों, वो थॉटलेस यानी विचारहीन, और पोजिशन यानी क्या? पैशनेट यानी भावुक, और सेंसुअस यानी कामुक। नेचर का जो वेट है उसको क्या करता है? लाइटेंस यानी करती है, यानी उसे हल्का करती है। लेकिन अब यह क्या है? स्पिरिचुअल हो गई है, यानी आध्यात्मिक हो चुकी है। वह मानव जाति जो मैनकाइंड यानी मानव जाति के सफरिंग्स को देखता है। वह प्रकृति के की सभी वस्तुओं में एक दिव्य आत्मा को देखता है, यानी डिवाइन स्पिरिट, ठीक है, नेचर में देखता है। नेचर जो है साथियों, वर्dsworth कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए वो क्या है? एक माँ है, यानी एक मदर है, और गार्डियन यानी अभिभावक हैं, और नर्स हैं, और मोरल टीचर यानी नैतिक शिक्षक हैं। क्या? प्रकृति। वह अपनी बहन को एड्रेस करता है और उसे प्रकृति के संपर्क में रहने की एडवाइस देता है। टिंटन एबे एक ऐसी पोएम है जो नेचुरल इन्वायरमेंट के एक मूवमेंट पर
कंसंट्रेट है, फिर भी वह अनेक प्रकार की सेंसेशंस और परसेप्शंस यानी धारणाओं, संवेदनाओं और धारणाओं के क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है यानी उजागर करती है, जो यानी सेंचुरीज यानी सदियों तक रीडर्स के मन पर प्रभाव डालने में यानी एबल है यानी सक्षम है। उनकी जो कविता में आरंभिक भाग में जो स्टार्टिंग जो पार्ट है उसमें नेचुरलिस्टिक इमेजिनरी यानी रीडर्स की जो इमेजिनेशंस है को एक वाइल्ड सेक्लूटेड सेंसेस यानी कह सकते हैं जंगली एकांत दृश्य की ओर यानी इंस्पायर करती है यानी प्रेरित करती है, और इस प्रकार रीडर्स नेचर की पावर और ब्यूटी यानी सौंदर्य की सराहना करता है। यानी टिंटन एवे के लास्ट भाग में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोथी को संबोधित करते हुए एड्रेस करते हुए कहते हैं कि उसकी प्रेजेंस यानी उपस्थिति से उसका उत्साह बढ़ता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। उसकी स्टार्टिंग शुरू की जो लाइन्स हैं उनमें बताते हैं कि यानी जो स्पीकर्स की इस डिक्लेरेशंस यानी घोषणा से होता है कि 5 साल बीत चुके हैं और 5 गर्मियां, 5 लंबी सर्दियां और मैं फिर से यहाँ हूँ। ये लाइनों को आप याद रखिएगा। यानी 5 years have passed, 5 summer, wide the length of 5 long winters, and again I hear. It has been called यानी इसे कहा गया है द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century मेडिटेट पोएट्री यानी 18वीं शताब्दी की ध्यानात्मक कविता का उत्कृष्ट पुष्प। मैथ्यू आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ को नेचर का पुजारी कहते हैं यानी हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। मानते हैं उनके पास प्रकृति का संपूर्ण यानी क्या है, फिलॉसफी है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक कवि हैं और उनके अक्सर प्रकृति के रूप में एक वर्णित किया जाता है, यानी जो प्रकृति है उसको प्रकृति के रूप में वर्णित किया जाता है किसको, यानी वर्ड्सवर्थ साहब को। नेक्स्ट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक कवि हैं, इसको आप पहले भी समझ चुके, अब आगे देखिएगा। और उन्हें अक्सर प्रकृति कवि के रूप में वर्णित किया जाता है। यह साथियों डबल लिख गया है, कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने रोमांटिक कविता में अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट और साथ ही यानी प्लांट्स, एनिमल और वेदर यानी पौधे, जानवर और मौसम को अनिवार्य रूप से शामिल किया है, यानी डिस्क्राइब किया है, यानी इंक्लूड यानी वर्णन किया, फिर क्या करा उसको डिस्क्राइब किया। वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक कविता एक्सटर्नल सेंसेशंस यानी बाह्य संवेदनाओं से उभरती हैं, जो उनका मन विभिन्न प्राकृतिक यानी जो उनका जो इवेंट था यानी या फेनोमेना था, प्राकृतिक घटनाओं से क्या करता है, प्राप्त करता है। विभिन्न यानी मन विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से क्या करता है, प्राप्त करता है।
वर्ड्सवर्थ ने न केवल जो एक्सटर्नल, ठीक है, सेंसेशंस यानी बाह्य संवेदना को ग्रहण किया, बल्कि अपने लिटरेरी माइंड यानी साहित्यिक मस्तिष्क से उस क्षण की आवश्यकता यानी उस मूवमेंट की आवश्यकता के अनुसार सृजन भी किया। रिक्वायर्ड किया। जैस स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ को एक पर्वत, उस ऊंची श्रृंखला में सबसे विशाल पर्वत कहा, यानी कह सकते हैं द मूवमेंट द मोस्ट मैसिव दैट प्लूट एंड लॉफ्टी रेंज, जिसे रोमांटिक पुनरुद्धार कहा जाता है, यानी रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। आइए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस टिंटन एबे से संबंधित, उनको हम समझते हैं। यहाँ कहना चाह रहा, आई सो लॉन्ग आ वर्शिप आ नेचर हिटर कैम अनबियर्ड इन दैट सर्विस रेदर से विद वार्मर लव ओ विद फॉर डीपर जील ऑफ होलियर लव। मैं बहुत देर तक प्रकृति के उपासक यहाँ आए उस सेवा में अथक परिश्रम करते हुए, बल्कि कहे कि अधिक गर्म प्रेम के साथ और पवित्र प्रेम की कहीं अधिक गहन उत्साह के साथ। Here in these lines Wordsworth calls himself a worshipper of nature। इन पंक्तियों में वर्ड्सवर्थ स्वयं को प्रकृति का उपासक यानी वर्शिपर कहते हैं। द साउंडिंग कैटरैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन। यह धुनी मोतियाबिंद मुझे जुनून की तरह सताता है। इन द above lines the speaker has just said that nature has everything to विलियम वर्ड्सवर्थ। उपरोक्त पंक्तियों में स्पीकर ने अभी अभी कहा है कि नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक के लिए सब कुछ है। His love of nature was probably truer and more tender than that of any other English poet before or since। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम संभवतः किसी भी अन्य अंग्रेजी कवि की तुलना में अधिक सच्चा और कोमल था, चाहे वह पहले हो या बाद में। My dear friend, and in the voice I chat। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त और तुम्हारी आवाज में मैं। We are laid asleep in body and become a living soul। हम शरीर में सोए हुए हैं और जीवित आत्मा बन गए हैं। For nature then, the cursor pleasures of my body's days and their glad animal movements all gone, why to me was all in all। फिर प्रकृति के लिए मेरे बचपन के दिनों के रसीले सुख और उनकी खुश मिजाज पशुवत हरकतें सब खत्म हो गई हैं, मेरे लिए सब कुछ था। इन लाइनों में जो कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इन दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटन एबे रिविजिटेड। Wordsworth is talking about both the first and second states in his relationship with nature। टिंटन एबे रिविजिटेड की इन पंक्तियों में वर्ड्सवर्थ प्रकृति के साथ अपने रिश्ते के पहले और दूसरे दोनों चरणों के बारे में बात कर रहे हैं।
नेचर नेवर डिड betrayed द हार्ट दैट लव्ड हेयर। प्रकृति ने कभी धोखा नहीं दिया उस दिल को उसने उससे प्यार किया। आगे कवि कहना चाह रहे हैं कि देयर हियर वर्ड्सवर्थ सेज टू हिज सिस्टर टू हैव कंपनी विद नेचर विद इज अ ट्रू फ्रेंड एंड गाइड टू एवरी हर्ट। इन फैक्ट दिस इज द philosophy of वर्ड्सवर्थ अबाउट नेचर। कह रहे हैं यहाँ वर्ड्सवर्थ अपनी बहन से कहता है कि प्रकृति के साथ संगति करो जो हर दिल के लिए एक सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक है। वास्तव में यही प्रकृति के बारे में वर्ड्सवर्थ का दर्शन है। आगे लाइनों में कवि कहना चाह रहा है कि The sounding contract hunted me like passion। यानी झंझनाता हुआ मोतियाबिंद जुनून की तरह मुझे सताता था। कवि कह रहा है कि द सेंस sublime of something far more deeply interested। किसी ऐसे चीज का उदात्त भाव से कहीं कभी गहराई से दिलचस्पी रखती है। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे 1798 के अंतिम जो मंच पर मानवता का शांत उदास संगीत सुनते हैं एंड द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। टिंटन एबे के ऊपरी यानी जो ऊपर जो लिखी गई एबव टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के विभिन्न भावों का वर्णन किया, डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। यहीं पर साथियों ये टिंटन एबे का कंटेंट फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।